पिछली क्लास तक हमने देखा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल कहाँ से देखे, समझिएगा ध्यान से। इलेक्ट्रिक डाइपोल पर टॉर्क कितना लगता है ये देख लिए थे। कितना लगता है टॉर्क? टाउ लगता है पीई साइन थीटा। समझना बात को बेटा ध्यान से। ये क्या है? टॉर्क मतलब बल आघूर्ण। करता क्या है ये टाउ? ये किसी भी कोई भी अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक डाइपोल है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लेकर जाएंगे तो वो थोड़ा सा घूम जाएगा। ठीक है, ठीक है। जब वो घूमेगा तो हमने ये भी देख लिया था कि ये काम कितना करेगा। डब्लू कितना काम किया करता था? पीई इंटू वन माइनस कॉस थीटा। इतना काम करता था। डब्लू इक्वल टू पीई इंटू वन माइनस कॉस थीटा। ये भी देख लिए हम। अब हम देखेंगे एनर्जी कितना लगेगी, इसको काम करने में एनर्जी कितनी लगेगी। समझ गए? एनर्जी को यू से डिनोट करेंगे। एनर्जी यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है। ठीक है, कि अगर हम कोई भी इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसको हम क्या करना चाहते हैं, डिफ्लेक्ट करना चाहते हैं, तो कितना वर्क डन का है ये। अभी इसके आगे अगर देखें ध्यान से तो कर चुके थे कल। वर्क डन के बाद हम एनर्जी की बात करें, कल ये कर लिए थे। क्या सब में लगाए हैं? दोनों में लगाए हैं। हाँ बेटा ये है, समझ गए। तो बहुत ध्यान से देखना होगा एग्जाम में क्या पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है, अगर पोटेंशियल एनर्जी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, इसका मतलब अब जो डेरिवेशन करने वाले हैं केवल उसका डेरिवेशन आपको करना है, स्थितिज ऊर्जा निकालना है। ठीक है, 3 डेरिवेशन आपके सामने किए, एक टाउ का, एक डब्लू का और एक यू का करने वाले हैं। तो ध्यान देना होगा आपको कि प्रश्न कौन सा पूछा जा रहा है। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी व्यक्ति को आता है आपको? ये ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हाँ एग्जाम में आता है। तो पहले आप समझिए कि ये स्थितिज ऊर्जा मतलब पोटेंशियल एनर्जी है क्या चीज, समझिएगा ध्यान से। कल हम क्या कर रहे थे, जैसे मान लीजिए, अंतर समझिएगा ध्यान से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक इलेक्ट्रिक डाइपोल ये इस प्रकार से रखा हुआ है। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम किसी जीरो से लेकर के क्या कर रहे थे, थीटा डिग्री पे घुमा रहे थे और वर्क डन निकाल रहे थे। ठीक है, डब्लू निकाल रहे थे पिछली क्लास में। अभी क्या करेंगे हम, अगर इस जीरो की जगह पर क्या रख देंगे, थीटा रख देंगे, तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा हो जाएगा। तो एक को थीटा वन और एक को थीटा टू रख कर देते हैं। अगर आपने वही डेरिवेशन डब्ल्यू वाला डेरिवेशन फिर से किया, अंतर केवल इतना कर दिया कि जीरो की जगह पे क्या लिख दिया, थीटा वन, तो ये डेरिवेशन किसका हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी का हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, कल वाला डेरिवेशन ही करेंगे वापस से, पर अंतर कितना हो जाएगा, कल के डेरिवेशन में डब्ल्यू इक्वल टू क्या किए थे, जीरो से लेकर के किसी थीटा पर किए थे, तब जाकर आंसर कितना आया था, पीई इंटू वन माइनस कॉस थीटा। ध्यान दीजिएगा सब लोग बेटा। अब क्या करेंगे हम, डब्लू को यू लिख देंगे, पहला काम ये करेंगे। दूसरा काम, थीटा वन से थीटा टू तक हम इसे इंटीग्रेट करेंगे और करेंगे वही टाउ इंटू डी थीटा, स्टार्टिंग वहीं से करेंगे, टाउ इंटू डी थीटा से। बस इतना अंतर है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो इसे सीधा जल्दी से आप समझ सकते हैं। कल का डेरिवेशन किसी को नहीं आया हो तो इसको हम अच्छे से समझा दें, और अगर कल का डेरिवेशन सबको समझ में आ गया है तो जल्दी से नोट करवा दें, मात्र आ गया था। तो वही कहानी है, बस स्टार्टिंग कहाँ से करना होगा। ये एक डेफिनेशन लिखी हुई है, समझ गए। एक डेफिनेशन लिखी हुई है किसकी, पोटेंशियल एनर्जी की, नोट करिए इसे। चलिए आगे देखें। इतना करने के बाद डेरिवेशन करके दिखाते हैं आपको। ठीक है, कहाँ से स्टार्टिंग करना है, देखिए सेम है वो, बस अंतर क्या था, यहाँ पर जीरो से किसी थीटा पे आप करते थे, यहाँ पर डब्ल्यू लिखा करते थे, अभी यहाँ पर यू लिख दिया गया है और थीटा वन से थीटा टू, बाकी सेम है। टाउ की वैल्यू रखेंगे कौन सी, पीई साइन थीटा, तो टाउ की वैल्यू रखेंगे। ध्यान से देखिए, उसके बाद वैल्यू रखने के बाद ये वाली वैल्यू उठा करके यहाँ पे रख दें, तो देखिए कहाँ प्राप्त किया आ जाएगा, पीई एज अ कांस्टेंट बाहर कर देंगे, इंटीग्रेशन के अंदर कितना आएगा, इतना, और इसका फॉर्मूला कितना होता है, माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस कॉस थीटा। देखते रहिए ध्यान से। फिर आपको माइनस को बाहर कर देना है, माइनस बाहर कर देंगे। ये देखिए, अब एक बार आपको थीटा टू माइनस थीटा वन ऐसे वैल्यू रखना है तो रख देते हैं। देखिए कॉस थीटा टू माइनस, बिल्कुल सेम है। पिछली बार यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाती थी क्योंकि ये जीरो हो जाता था, अब ये जीरो नहीं होगा तो वैल्यू नहीं आएगी, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देना है मात्र, तो ये वाली वैल्यू आगे आ जाएगी, ये पीछे चला जाएगा। ठीक है, तो जरा देखिए,
कितना आ जाएगा, टीई इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। कोई दिक्कत यहाँ तक? इतनी सी बात है मात्र, ठीक है। डायग्राम फर्स्ट वाला बनेगा, बार बार नोट किया जाए। लगाएंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये हो गया, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, यहां पर थीटा, जरूरी नहीं है 3, बहुत सारी नंबर ऑफ लाइंस निकलती हैं, वो तो केवल बताने के लिए 3 था, ज्यादा भी कर सकते हैं आप, कम भी कर सकते हैं आप। सॉलिड एंगल, तो जरा समझने का प्रयास करें सॉलिड एंगल किसे कहते हैं। देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से। किसी भी पॉइंट से, जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर एक पॉइंट है, किसी भी पॉइंट से आपको किसी भी सरफेस को देखने के लिए, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट P है और एक सरफेस किसी भी तरह से बना सकते हैं आप, ठीक है। हम सरफेस कुछ ऐसा बना देते हैं, एक सरफेस है, एक पॉइंट है, एक पॉइंट से किसी भी सरफेस को अगर हम देखें, पूरा सरफेस को देखना आपको, मतलब अगर यहाँ से देखना शुरू करें तो ये वाली लाइन मैक्सिमम लाइन होगी ना ऊपर, और ये वाली लाइन होगी ऐसे, तभी तो देख पाएंगे इसे, ठीक है। अगर आप सोचेंगे कि इतना एंगल से अगर आप देखने का प्रयास करें तो इतना ही देख पाएंगे आप, बस। पूरा अगर देखना है तो कहाँ से कहाँ देखना पड़ेगा, समझ में आ गया? यहाँ से लेकर के ये पूरा देखना पड़ेगा। फिर सुनिए ध्यान से, किसी पॉइंट से किसी सरफेस को देखने के लिए जो एंगल बनता है, जो ये एंगल बनता है, इसी को बोलते हैं सॉलिड एंगल, डी ओमेगा से डिनोट करते हैं। फिर सुनिए ध्यान से, बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, सॉलिड एंगल क्या होता है? किसी भी सरफेस को किसी पॉइंट से देखना है, जो एंगल बनेगा वो कहलाएगा सॉलिड एंगल। क्लियर? इतनी सी बात है, जिसकी डेफिनेशन क्या होगा समझ, अभी लिख देंगे हम, डेफिनेशन लिख देंगे डायग्राम के द्वारा, समझ में आ गया? अभी इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है, डी ओमेगा। डी ओमेगा मतलब सॉलिड एंगल। आपको याद है इलेक्ट्रिक फील्ड, जब आप इलेक्ट्रिक फ्लक्स का निकाला करते थे तो फाई का एक फॉर्मूला आपने याद कर रखा है। क्या याद कर रखा है? ई डी एस कॉस थीटा। कोई बात नहीं, रिवीजन की बहुत ज्यादा जरूरत। इसमें आप ध्यान दीजिए, अगर हम इसको याद करने का तरीका बता रहे हैं, ई को हटा दीजिए तो क्या दिखेगा? डी एस कॉस थीटा। क्या दिखेगा? अब आप कूलाम के नियम को याद करिए, कूलाम्स लॉ क्या कहा करता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। केवल आर स्क्वायर को लेकर आइए, ये केवल याद करने का तरीका है ना, इसका प्रूफ नहीं है। ये आर क्यूब लिख दिए, गलती से लिख दिए हैं आर स्क्वायर, ये इसका प्रूफ नहीं है। ये केवल याद करने के लिए आपको बता रहे हैं, कैसे ध्यान रहेगा कि इसका फॉर्मूला क्या है, ठीक है। सब कुछ आप याद कर चुके हैं, बस ध्यान रखिएगा। डी एस कॉस थीटा यहाँ से उठाइएगा, आर स्क्वायर यहाँ से, और यहाँ ले आके लिख देना, तो ये इसका फॉर्मूला बन जाएगा किसका? सॉलिड एंगल का। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? बस अब ये क्यों पढ़ रहे हैं, कहाँ काम आएगा, थोड़ा टाइम लीजिए, अपने आप समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। क्यों पढ़ रहे हैं, कहाँ काम आएगा, ठीक है। अब इसके आगे फिर छोटे छोटे सवाल हैं, 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे सवाल आएगा। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है, आपने पढ़ा था आवेश, क्या पढ़ा था आपने? आवेश, ध्यान है आपको? आवेश को क्या बोलते थे? चार्ज। आवेश मतलब चार्ज क्या होता है आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। अब उसे हम किसी बॉडी में अगर ले जाके, जैसे मान लो ये कोई बॉडी है, इसमें चार्ज देना चाहते हैं, किसी बॉडी पे चार्ज देना चाहते हैं, तो किस तरीके से चार्ज करना, वो तो हम पढ़ चुके हैं। 2 तरीके से चार्ज होगा, ठीक है, फ्रिक्शन के द्वारा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के द्वारा, 2 प्रकार से चार्ज होगा। हम ये जानना चाहते हैं कि हमने किसी बॉडी को चार्ज दिया तो वो कैसे बैठेगा। ऐसे समझ लीजिए, आप क्लास के अंदर आए, इसका मतलब इस रूम को चार्ज मिल गया, अब आप कैसे बैठ रहे हैं उस व्यवस्था को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं हम, समझ गए? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज क्या पढ़ने वाले हैं, समझ गए बात को? कैसे वितरण होगा, बात समझिएगा। चार्ज कैसे देंगे बॉडी को, वो हम पढ़ चुके हैं, 2 प्रकार से देंगे। अब हम ये पढ़ रहे हैं कि अगर बॉडी को हमने चार्ज दिया तो चार्ज अगर बॉडी के अंदर गया तो किस प्रकार से उसमें फैलेगा, कहाँ कहाँ, ठीक है। तो 3 प्रकार से चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ध्यान रखेंगे। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। पहला टाइप है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन,
दूसरा है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान देंगे थोड़ा सा इसको। जब भी किसी बॉडी को चार्ज देंगे ऐसे समझिए, ध्यान समझिएगा, बहुत सिंपल। हो सकता है कि वो बॉडी वन डायमेंशनल हो। क्या हो? वन डायमेंशनल। वन डायमेंशनल का मतलब होता है केवल एक एक्सेस हो। अब ये समझिए, कोई अगर एक एक्सेस होगी तो उसको तो मैथ में लीनियर कहा करते थे। लीनियर मतलब रेखीय कहा करते थे, ठीक है। या तो क्या होगा? टू डायमेंशनल होगा। टू डायमेंशनल का मतलब होता है उसमें एक्स एक्सेस भी है और वाई एक्सेस भी है। तो ये तो एक सरफेस है, तो इसलिए दूसरे का नाम क्या पड़ा? सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, क्षेत्रीय। क्योंकि क्षेत्रफल द्विविमीय होता है। क्षेत्रफल की जब आप यूनिट निकालते हैं, अगर आप ध्यान दीजिए 10वीं क्लास में क्षेत्रफल जब भी निकालते थे स्क्वायर सेंटीमीटर या स्क्वायर मीटर में निकालते थे। इसका मतलब ये द्विविमीय है। रेखी का मतलब होता है मात्र सेंटीमीटर या मीटर, जहां पर पेरीमीटर वगैरह होता है वो क्या होता है? रेखीय, मतलब लीनियर। और वॉल्यूम कब निकालते थे आप? याद होगा आपको, जब हम क्यूब वगैरह का निकालते थे, घन वगैरह का, तब हम निकालते थे, क्योंकि ये 3 डायमेंशनल होता है, 3D होता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। और ज्यादा एग्जांपल समझते हैं, सुनिएगा ध्यान से। मान लीजिए कि आप एक ऐसा वायर लेते हैं और उसमें निकालना चाहते हैं कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा। कैसा वायर? बहुत ज्यादा दूर तक वायर। मतलब ये बताना चाहते हैं कि एक पावर प्लांट है, कोई भी थर्मल पावर प्लांट मान लीजिए है, ठीक है। यहाँ पर बिजली का उत्पादन हो गया है, बन गई है बिजली, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ बन गई है। अब इस इलेक्ट्रिसिटी को हाई वोल्टेज से, कुछ भी हाई वोल्टेज ले सकते हैं आप, कहने के लिए मान लीजिए इतना ले लेते हैं वोल्ट, ठीक है। बहुत हाई वोल्टेज लेकर के चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। अब जब हाई वोल्टेज लेकर चलेंगे, कहाँ तक चलेंगे? दूर तक इसको लेके जाएंगे, दूर दूर शहर में लेके जाएंगे ना, क्योंकि पावर प्लांट को हर शहर में बनाना संभव नहीं होता, समझ गए। बहुत ज्यादा आप सर्च कर लेना, 1 2 3 पावर प्लांट आपको दिख जाएंगे मध्य प्रदेश में ही, ठीक है। लेकिन सोचिए इतने बड़े पूरे मध्य प्रदेश के एरिया में केवल 2 3 मिलेंगे। चाहते तो हर गली गली में, लेकिन संभव नहीं है ना, इतना एरिया होता है। तो जहां भी कहीं बन रहा है पावर प्लांट, वहां से इलेक्ट्रिसिटी को कहाँ तक ले आना है? हर जिले तक, हर गांव तक पहुंचाना होता है। किसके द्वारा ले जाएंगे? वायर के द्वारा ले जाएंगे। तो आप देखिए इस वायर को अगर हम ध्यान दें तो ये वायर क्या कहला जाएगा? एज अ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन काम करेगा, क्योंकि ये वन डायमेंशनल हो जाएगा। समझ गए? इसका डायमीटर इतना कम है, इसकी लेंथ बहुत ज्यादा है। लेंथ के रिस्पेक्ट में इसका डायमीटर बहुत कम है, इसलिए इसको हम मानेंगे कैसा? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और उस पर अगर हमें निकालना है कितना चार्ज होगा, तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे। आगे इसको डिटेल में बात करेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है। अब आगे दूसरा एग्जांपल देखें। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ काम आएगा? जहां पर आप किसी बॉडी को चार्ज दे रहे हैं, वो चार्ज इसके सरफेस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए कोई एक प्लेट है, मेटल की प्लेट, जैसे आप बैठे हुए हैं इस पे, ये प्लेट जैसा है, ठीक है। इस प्रकार से आपने इसको चार्ज दिया, करंट जैसा आपने इसको दिया, इलेक्ट्रिसिटी आपने इसको दी, तो इस पर इलेक्ट्रिसिटी जब वितरण होगा तो कुछ इस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी इसमें डिस्ट्रीब्यूट होगी। मतलब हर जगह पर प्लस 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 प्लस, समझ गए। और अगर आपको चेक करना होगा तो बेटा नहीं चेक करेंगे आप, क्योंकि खतरा है इसमें, बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत। आप इसको चेक करने के लिए कुछ डिवाइस आती है, उस डिवाइस का प्रयोग कर सकते हैं, टेस्टर वगैरह, इलेक्ट्रिसिटी चेक करने के लिए। तो मतलब समझ में आया आपको? पेपर जैसा, अगर पेपर जैसा है कुछ, ये डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा वाला है इसका? ये पेपर ऐसा जिसमें से थिकनेस ना हो, जिसमें थिकनेस नहीं होना चाहिए। एक सिंपल पेपर की बात कर रहे हैं जिसमें केवल क्या हो? एक्स एक्सेस वाई एक्सेस हो, जेड एक्सेस 0 के बराबर हो, इसकी बात कर रहे हैं। पूरी कॉपी की बात नहीं करेंगे। पूरी कॉपी किस में काउंट हो जाएगा? 3 डायमेंशनल। वॉल्यूम आ जाएगा इसमें, क्यों? क्योंकि थिकनेस भी आ गई ना ये वाली, तो वॉल्यूम निकालेंगे। अभी केवल हम किसकी बात कर रहे थे? एक में धागे नुमा संरचना की बात कर रहे थे, समझ गए ना। धागा वगैरह किस में आ जाएगा? लीनियर चार्ज में, जिसमें केवल एक ही एक्सेस है। इसमें कौन आ जाएगा? प्लेट जैसा, ठीक, प्लेट। और अगर 3 डायमेंशनल हो गया है, मतलब जिसमें लेंथ भी है और एक्स वाई जेड तीनों है, एल बी एच तीनों है, तो ये वाला किस में आ जाएगा? फिर वॉल्यूम में आ जाएगा। मतलब आयतन निकालना होगा हमें इसे। समझ आ गया आपको अच्छे से एप्लीकेशन, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर में सरफेस यूज होता है। जब ट्रांसफार्मर की डिजाइन होती है, आगे आप पढ़ेंगे, तब उसमें अगर देखें ध्यान से, या किसी व्यक्ति ने कोई किसी भी डिवाइस का, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, अगर आपने कभी तोड़ा फोड़ा हो उसे गलती से, उसमें देखे होंगे उसमें लगा होता है ट्रांसफार्मर लगा होता है एक, ठीक है। एक क्या लगा होता है? एक
ट्रांसफार्मर, उसको जब तोड़ेंगे तो आप देखिए उसमें प्लेट बहुत सारी निकलती हैं, ऐसे एक के ऊपर एक प्लेट, एक के ऊपर एक प्लेट, एक के ऊपर एक प्लेट ऐसे रखी होती हैं। उस समय जो करंट जाता है वो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से जाता है, क्योंकि वो प्लेट एज ए सरफेस काम कर रही होती हैं। समझ गए? तो ये सब आपको जानकारी बिल्कुल ध्यान में रखना है, इसको नोट करिए जरा।